द क्वेश्चन इज टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दो डाइस को रोल किए, एक ऐसा एक इधर, तो दोनों पे कोई ना कोई नंबर आएगा। क्या आएगा? इस पे भी 1 2 6 कोई नंबर आ सकता है, इस पे भी 1 2 6 कोई नंबर आ सकता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, मतलब कि इन दोनों को ऐड करने से, सम बोला है ना, सम ऑफ नंबर्स बोला है ना, इन दोनों को ऐड करने से, इस पे जो नंबर आएगा और इस पे जो नंबर आएगा वो ऐड करने से 9 या 9 से ज्यादा आए, ठीक है, उस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं दो ही चीज चाहिए, एक तो ऑल पॉसिबल केसेस और दूसरा जो इवेंट है हम लोग का उसका फेवरिंग केसेस। तो पहले ऑल पॉसिबल केसेस का बात कर लेते हैं, मतलब एन ऑफ एस का बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसा हो तो सैंपल स्पेस क्या कैसे लिखने के लिए बोला था, दो डाइस के लिए 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाके 1 6 तक, ठीक है। फिर कॉमा, सब में कॉमा, ठीक है। फिर 2 1 2 2, ठीक है, 2 3 एंड सो ऑन 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 ठीक है। तो इस तरह से मैंने बोला था सैंपल्स, तो हम लोग देख रहे थे कि जब दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करते हैं तो 36 केसेस आते हैं, पॉसिबल केसेस, 6 टू द पावर n आ रहा था डाइस के केस में, ठीक है। वो थ्योरी में करवा दिया था पहला ही दिन। मतलब ये यही यही तो पॉसिबिलिटीज है ना, कि क्या हो, पहला डाइस पे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, सिमिलरली सेकेंड डाइस पे क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, वैसे ही कुछ भी हो सकता है। तो इतना 36 केसेस टोटल पॉसिबल होगा, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 6, ठीक है। दिस आर दी 36 केसेस, ठीक है। मैंने दो दो करके नहीं लिखा, पता नहीं क्यों नहीं लिखे, वो भी लिख ही देते हैं यार जब इतना मेहनत कर ही लिए। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 5 4 4। So see, these are the possible cases. These are the possible cases. 36 cases. ठीक है। तो देखो, जब भी सम वाला क्वेश्चन आए ना, याद रखना कि अगर हम लोग इसको ऐसे अरेंज किए हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो देखो डायगनली जो होगा ना वो सम इक्वल होगा। जैसे देखो, अगर हम लोग ये इसको फॉलो करें, देखो सम इज 1 + 1 2, देखो डायगनली जाते हैं, इधर ऐसे डायगनली जाओ, देखो सम कितना है, ये पूरा का पूरा डायगनल में जितना भी केसेस आया सब में सम सेम रहेगा। देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3, और कहीं पे 3 सम तुमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो ऐसे जाओ, इन तीनों में सम सेम होगा जो कि 4 होगा, ये 3 ये 2, तो मिनिमम सम 2 है। यहाँ देखो मैक्सिमम सम ऐसे ये वाला होगा, मैक्सिमम 12 होगा जब दोनों 6 6 रहेगा, और बीच में सारा ही सम आता रहेगा। देखो ये देखो ऐसे डायगनली गए अगर तो सम आ रहा है 5, फिर ऐसे डायगनली गए तो सम आ रहा है 6, और फिर ऐसे डायगनली गए तो 7, इस केस में 8 आएगा सम, इसमें 9 आएगा, इसमें 10, इसमें 11। देखो डायगनली सबका सम सेम है। अब सम और कितना एलिमेंट है वो हम लोग लिख लेते हैं। देखो एक टेबुलर फॉर्म में, ये सब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इतना तुमको नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन हम ये बता दे रहे हैं सो दैट तुम लोग आगे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे ऐसे दो डाई से रिलेटेड, तो उसको तुम लोग आंसर कर पाओ, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। इसके सम का पार्ट इतना कुछ नहीं लिखना होगा, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे एन ऑफ एस इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो देखो सम क्या क्या पॉसिबल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और देखो इन सम के लिए जो नंबर ऑफ केसेस है, फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल
केसेस जो है वो देखो कैसा है। टू के लिए एक था, सम ऑफ टू देखो एक ठो में है ना, एक ही एलिमेंट में है ना। नेक्स्ट देखो सम ऑफ थ्री जो है वो कितना है, दो एलिमेंट में, देखो दो एलिमेंट में है। फिर सम ऑफ फोर जो है वो तीन एलिमेंट है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो इंक्रीज होते जाएगा, एक एक इंक्रीज होते जाएगा। तो बेसिकली ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सम ऑफ सेवन छः टू एलिमेंट में है। देखो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः, देखो छः एलिमेंट में सम ऑफ सेवन। और उसके बाद फिर ये डिक्रीज होने लग जाता है, फिर ये सिक्स के बाद फाइव फोर थ्री टू वन। तो याद रखना कि सम ऑफ टू जो है वो एक ठो में होगा और सम ऑफ 12 भी एक ठो में होगा। फिर देखो सम ऑफ थ्री और 11 सेम, मतलब वन से लेकर के सिक्स तक इंक्रीज हो रहा है और फिर सिक्स से लेकर के वन तक वापस आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज। तो अब सम ऑफ कितना भी अगर हमको चाहिए तो हम लोग ऐसे अगर ध्यान में रख लिए ये, तो हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सॉल्यूशन बस इतना ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, तुम चाहो तो सैंपल केसेस ऐसे लिख सकते हो कि वन टू आएगा, वन 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 सॉरी वन वन आएगा, वन टू आएगा एंड सो ऑन वन सिक्स। ठीक है, और फिर इधर ऐसे दे करके सिक्स वन सिक्स टू एंड सो ऑन सिक्स सिक्स। इतना लिख दिए बहुत हो गया। ठीक है, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इतना लिख देंगे। फिर लिखेंगे एन ऑफ एस इज इक्वल टू, या तो डायरेक्ट 36 लिखो या फिर सिक्स का स्क्वायर लिखो 36। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमको क्या चाहिए, सम ग्रेटर देन 9 के लिए। तो देखो लिखेंगे लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम। देखो खाली ग्रेटर देन 9 अगर बोलता, ध्यान से सुनो, अगर बोलता कि सम ग्रेटर देन 9 तो क्या क्या लेते, 10 11 12, ओनली इन तीन वाला केसेस, मतलब ये 10 11 12 खाली ये तीनों, ये केसेस एडअप होता जब ग्रेटर देन 9 बोलता। तो क्योंकि बोला है सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो मतलब 9 वाले को भी लेंगे, मतलब कि ये चारों केसेस आएगा, ये केसेस आएगा। ठीक है, तो एन ऑफ E1 क्या हो जाएगा, हम लोग खाली ई भी लिख सकते थे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही इवेंट है तो इसलिए खाली ई लिख देते। कितना हो जाएगा देखो, 4 प्लस 3, सम ऑफ 9 के लिए कितना होगा, सम ऑफ 9 के लिए 4 है, सम ऑफ 10 के लिए 3 है। ठीक है, देखो सम ऑफ 9 के लिए 4 है, सम ऑफ 10 के लिए 3 है, सम ऑफ 11 2 है, सम ऑफ 12 1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इतना सारा केसेस है जहाँ पे सम या तो 9 है या 9 से ज़्यादा है। ठीक है, प्लस क्यों किया, क्योंकि देखो सम ऑफ 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अगर बोला है तो 9 के लिए जितना होगा वो केसेस फेवरेबल है, 10 के लिए जो होगा वो भी फेवरेबल है, 11 के लिए जो होगा वो भी फेवरेबल है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे ना कि टोटल इतना केसेस फेवरेबल है। तो कितना आया, 10 तो केसेस फेवरेबल आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, एन ऑफ E1 बाय एन ऑफ एस, मतलब कि 10/36 मीन्स 5/18 इज द आंसर। तो देखो हम यहाँ सॉल्व किए एक क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को लग गया 9 मिनट। पर एक बार ये पूरा कंसेप्ट अगर तुम लोग अच्छे समझ जाओगे, ये टेबल को रीड कर लोगे, ये सारा कुछ समझ गए, तो अगला क्वेश्चन से तुम लोग इसको सॉल्व करोगे विद इन 3 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 4 मिनट। 3 मिनट काफ़ी है इसके लिए। हम क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व किए, 6 मिनट खाली वो समझाए हैं सम कितना आता है और कितना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो इसको। देखो इसी क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन हो सकता था ये सम को लेकर के। जैसे बोलता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज प्राइम। तो सम इज प्राइम मतलब क्या हो गया कि जिसका सम प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 5 7 11। तो ये सारे वाले का एडिशन हमको चाहिए था कि सम 2 हो या 3 हो या 5 हो 7 हो, इन सबको ऐड करते, 2 वाले को 3 वाले को। ठीक है, तो वैसे कुछ भी दे सकता था। सम इज लेस देन 6, तो लेस देन 6 मतलब हो गया कि सम ऑफ 2 3 4 5 वो सब। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा वेरिएशन आ सकता है इस क्वेश्चन में। बस तुमको खाली ध्यान में ये रखना है
कि किसके लिए कितना सम आता है, मतलब कितना इवेंट आता है फेवरेबल इवेंट, कौन से सम के लिए कितना फेवरेबल इवेंट आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कॉइन से कर लेते हैं। So see, this is the next question. Two coins are tossed. Actually, should be simultaneously. एक ही बात हो, together मतलब एक साथ किया गया, simultaneously मतलब वही एक साथ। Find the probability of getting both heads, both tails, identical outcomes। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कि जब ऐसा करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा। देखो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में बहुत सारा सैंपल स्पेस था, 6 का स्क्वायर 36, इसलिए हम लोग सारा सैंपल स्पेसेस लिखे नहीं थे। लेकिन क्योंकि यहाँ कम है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या क्या होता है देखो, हेड हेड, हेड टेल, टेल्स हेड एंड टेल्स टेल। So these are the sample spaces and we can see all possible outcomes, or n of s is 4 here। ठीक है, अब वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। नंबर वन कैसे लिखेंगे, लेट E1 बी द इवेंट, पता ही है हम ऐसे लिख देना, तुम लोग कैसे लिखोगे, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, जो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विच इज हियर बोथ हेड्स। ठीक है, तुम लोग पूरा लिखना स्टेटमेंट, ऐसे मत लिखना। अब देखो बोथ हेड्स मतलब दोनों पे ही, दोनों कॉइन पे ही हेड आए, तो ऐसा इन सैंपल स्पेसेस को देखो, ऐसा कितना केसेस हो रहा है जहां पे दोनों में ही हेड है, बोथ आर हेड, ओनली वन, दिस वन, सी बोथ हेड। बाकी किसी में बोथ हेड है क्या, नहीं है, सो वन केसेस। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, अगेन वही प्रोबेबिलिटी विल बी वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मीन्स एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस 1/4, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2 क्या था, बोथ टेल्स। ठीक है, सो नंबर 2 E2 क्या क्या है, बोथ टेल्स। ठीक है, एन ऑफ E2 क्या हो जाएगा, देखो अगेन वापस हम लोग वही सैंपल स्पेस को देखने जाते हैं। तो देखो जैसे दोनों हेड वाला एक ही है, वैसे दोनों पे टेल आए, ऐसा भी एक ही केस है, सो ओनली वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, n of E2 by n of s, means again 1/4। Next, third question is identical outcomes। identical मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, तो मतलब दोनों पे सेम आउटकम हो, दोनों पे एक ही चीज हो। E3 आइडेंटिकल आउटकम्स, इसी चीज को ये बहुत अलग तरीके से भी लिखा जाता था, बोथ हैविंग सेम आउटकम। ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख सकता था, मेरे को ये वर्ड दिखा, मैं यही लिख दिया। तो आइडेंटिकल आउटकम्स, आइडेंटिकल मतलब कि दोनों पे सेम हो। नाउ सी हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ हेड्स और बोथ टेल्स। देखो लग रहा है ना, आइडेंटिकल आउटकम मतलब क्या हो गया भाई, वही तो हुआ बात कि बोथ हेड का जैसा आएगा वही तो आना चाहिए, या बोथ टेल का जैसा है वही तो आना चाहिए। एक्चुअली नहीं, देखो आइडेंटिकल आउटकम्स का मतलब हो गया कि जब दोनों पे सेम आउटकम हो। तो दोनों पे सेम आउटकम हो, ऐसा कितना केसेस है, 1 2, ये दोनों केसेस में ही क्या है, दोनों पे सेम आउटकम है। क्या है यहाँ पे वो मैटर नहीं कर रहा है। जब बोला बोथ हेड्स मतलब कि हम ओनली हेड वाले का बात करेंगे, दोनों पे हेड आए। जब बोला बोथ टेल्स मतलब हम खाली टेल वाले का बात करें, जब दोनों पे टेल हो। लेकिन जब बोला आइडेंटिकल आउटकम्स, तब दोनों पे सेम हो, क्या हो वो नहीं बोला है, इसलिए हम लोग दोनों हेड वाला केसेस भी आ जाएगा इसमें, और दोनों टेल वाला केसेस भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, आइडेंटिकल आउटकम, सी बोथ हेड बोथ और बोथ टेल, तो 2 होगा यहाँ पे। सो एन ऑफ E3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही सब देखो, ये वर्ड्स का खेला, इन्हीं सब चीज को समझना ये जरूरी रहता है, वरना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं है चैप्टर सो फार टिल क्लास 10 एटलीस्ट। सो 2/4 मीन्स एकदम सिंपलेस्ट में रिड्यूस करना है, तो हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्या था, फोर्थ था एटलीस्ट वन हेड।
ठीक है, तो आते हैं एटलीस्ट वन हेड पे, और वहाँ जाने से पहले ना मैं ये जो सैंपल स्पेस है इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये बार बार थोड़ा दिक्कत कर रहा है ऊपर नीचे करने में। तो फोर्थ वन विच सेड एट लीस्ट वन हेड। पता है ना स्टेटमेंट कैसे लिखना है? लेट ई फोर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। ठीक है, और ऐसे लिख लेने से क्या होता है ना कि ये चीज़ एक ही बार लिखना पड़ता है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तब स्टेटमेंट्स कम लिखना होता है और मार्क्स भी मिल जाएगा। नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरिंग वन हेड इक्वल्स टू इतना, ऐसा बहुत लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, उससे बेटर ये ऐसे इजी इजी। ठीक है, तो देखो एन ऑफ ई फोर कितना हो जाएगा, तो अब ध्यान से देखो, बोला है कि एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैक्सिमम दो हेड आ सकता है। नंबर ऑफ हेड्स यहाँ क्या ही हो सकता है, देखो, या तो देखो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ कितना हो सकता है, जीरो हेड हो, वन हेड हो, टू हेड हो, थ्री हेड हो। सॉरी, थ्री हेड तो होगा ही नहीं, सॉरी सॉरी, या तो एक भी हेड नहीं हो, या तो एक हेड हो, या दो हेड हो, यही तीन केसेस है। तो बोल रहा है कि एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड में कौन कौन से केसेस आ गया? वन हेड भी आ गया और टू हेड भी आ गया। एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो वन हेड वाला ये दो केसेस है, ठीक है, हेड टेल टेल हेड, ये दो केसेस है। और दो हेड वाला एक केसेस है, ये वाला केस है। सो टोटल थ्री ऐसा केसेस आया जहां पे एटलीस्ट वन हेड है, मतलब कम से कम एक हेड वाला तीन केसेस आ गया। एक एग्जैक्टली एक हेड का दो केस आया और दोनों हेड का एक केस आया। सो टू प्लस वन, थ्री केसेस आर देयर जिसमें एटलीस्ट वन हेड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अब यहाँ तीन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, दो ही कॉइन है, तीसरा हेड कहाँ से आएगा? ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर पॉसिबिलिटी हो, जैसे मान लो तीन कॉइन टॉस किए हैं या कुछ और है, तीन अगर पॉसिबल है तो तीन, एटलीस्ट मतलब कम से कम उतना, वो या उससे ज़्यादा। फिफ्थ वाला में लिखा हुआ है एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड, देखो इसमें भी लोग गलती करते हैं। यहाँ देखो मैं फिर से सैंपल स्पेस लिखता हूँ, एटलीस्ट बता दिए और एटमोस्ट का मीनिंग समझा दें तो भी सब गलती करता है, मतलब तब भी गलती कर सकता है। कैसा गलती? देखो, जब एटमोस्ट वन हेड बोले तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा वन हेड, मतलब मैक्सिमम वन हेड, उससे ज्यादा नहीं। तो देखो एटमोस्ट वन हेड में कौन कौन सा केसेस आ जाएगा पता है? एटमोस्ट वन हेड में आ जाएगा जीरो हेड वाला केसेस भी आ जाएगा, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या समझेंगे कि चलो एक हेड तो ठीक है, और एक हेड से कम क्या होता है? जीरो हेड भी तो हो सकता है ना। तो देखो जीरो हेड वाला कितना केसेस है? वन केस, जिसमें दोनों टेल है वो जीरो हेड हो गया, वन केस। एंड वन हेड वाला कितना केसेस है? दो केसेस है। ठीक है, सो ऑल टोटल इन दिस केस ऑल्सो देयर विल बी थ्री पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, वन प्लस टू थ्री, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइव भी क्या हो जाएगा? 3/4 ही हो जाएगा। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तुम लोग लिख लेना कि एन ऑफ ई फाइव बाई पी ऑफ एस, सॉरी एन ऑफ एस। ठीक है, लास्ट सिक्स क्या था? एग्जैक्टली वन हेड। ये तो तुम लोगों को पहले ही बता दिए, ई फाइव में ही बता, ई फोर में हम बता दिए। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब हो गया कि एग्जैक्टली एक ही हेड हो। ठीक है, तो ऐसा कितना केसेस है? तो वन हेड वाला दो केसेस है, इन दोनों में देखो एग्जैक्टली एक ही हेड है। एग्जैक्टली मतलब बस उतना का उतना ही, ना कम ना बेसी। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब वो या उससे ज्यादा होगा। एटलीस्ट टू बोले मतलब टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसा। एटमोस्ट टू बोले मतलब कि जीरो वन टू, और एग्जैक्टली टू बोले मतलब कि खाली टू। ठीक है, तो ये वर्ड्स पे ध्यान देना। तो यहाँ पे एन ऑफ ई सिक्स कितना हो जाएगा? टू केसेस, एग्जैक्टली वन है टू केसेस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सिक्स क्या हो जाएगा? ये एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्टली वन टेल भी बोलता तब भी दो ही आता। सो 2/4 मीन्स हाफ। ठीक है, दिस इज इट। अब इसको ध्यान में रखना, तो बाकी के क्वेश्चंस आराम से कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो हम हर केसेस का एक एक क्वेश्चन डील कर दे रहे हैं डिटेल में, सो दैट तुम लोग बाकी के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाओ।
ओके, ये देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। देखो अगर बोलते हैं कि एट लीस्ट टू, इसका मतलब हो गया कि 2 3 4, मतलब कम से कम टू, कम से कम टू, ये मैक्सिमम जो पॉसिबल हो वहां तक। जब भी एटलीस्ट टू बोले तो मतलब हो गया कि टू से लेकर के मैक्सिमम जो भी पॉसिबल हो वहां तक। और अगर हम बोलते हैं एट मोस्ट, सपोज बोले एट मोस्ट 3, तब नेगेटिव चीज अगर पॉसिबल नहीं है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव काउंटिंग, और हम लोग बोलते हैं एट मोस्ट 3, तब क्या हो जाएगा? कम से कम 0 1 2 और 3, मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो जब एटमोस्ट लिखा हुआ रहे तो जो नंबर दिया रहे उससे लेफ्ट चले जाना 0 तक, और जब एटलीस्ट दिया रहे और जो नंबर दिया रहेगा तो उससे राइट चले जाना। कहाँ तक? मैक्सिमम जो पॉसिबल है वहां तक। जैसे अगर दो कॉइन को टॉस किए तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या है कि दो ठो हेड आए, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, या दो टेल आए, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम 2 तक ही जाएंगे। और जब एटमोस्ट बोलेगा तो 0 तक आएंगे। अगर एटमोस्ट 1 बोला है तो 0 1, एटमोस्ट 2 बोला है तो 0 1 2। ठीक है, तो इस तरह से ये है कंसेप्ट ऑफ एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम उतना, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड एंड 8 ग्रीन मार्बल्स। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, मतलब एक मार्बल निकाला, और ये देखना ये सब वर्ड्स ना यूज होगा, एट रैंडम मतलब ये कि मतलब कुछ भी निकाला गया, पता नहीं चलेगा कि क्या निकाला गया। ठीक है, एक तो कोई भी सबको मिला के और एक तो निकाल लिए कोई भी। ठीक है, सो अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, इट इज ग्रीन, इट इज ब्लू। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। पहले पहला वाला E1 रेड का करते हैं। लिख लेना, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग द मार्बल बी रेड, वैसे लिख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ सैंपल स्पेस लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सैंपल स्पेस होगा क्या? देखो डायरेक्ट N(s) लिखेंगे, क्वेश्चन क्या जी कितना होगा? देखो अगर हम एक एक करके निकाल रहे हैं तो देर आर 14 मार्बल्स, तो 14 केसेस विल बी देयर। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो सकता है? 14। ठीक है, 6 रेड मार्बल है, 8 तो ग्रीन मार्बल है, तो क्या हो सकता है? देर आर टू ऑल पॉसिबल 14 केसेस आर देयर। ये 14 तरीके से निकाला जा सकता है एक एक करके अगर निकालने जाए। ठीक है, तो 14 केसेस पॉसिबल, तो वो हो गया सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस। अब बोल रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो रेड मार्बल कितना है? नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना है? 6 है, 6 तो रेड मार्बल बोला है। ठीक है, तो N(e1) क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 तो ऐसा, मतलब टोटल 14 तो मार्बल है, उसमें से 6 तो ऐसा है जो रेड है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 6 आउट ऑफ 14। ठीक है, टोटल 14 मार्बल्स है, उसमें से 6 रेड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6 आउट ऑफ 14। तो वही बात, N(e1) 6 हो गया, तो P(e1) क्या हो जाएगा? N(e1) by N(s), 6 out of 14 means 3 out of 7. Similarly, you can solve number 2. Similarly, you can solve number 2. Let E2 be the event of getting green marble. ठीक है, तो 8 out of 14 हो जाएगा, मेरे को मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 8 out of 14 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस थर्ड क्वेश्चन। ब्लू मार्बल्स, भाई उसमें है रेड और ग्रीन, तो ब्लू कैसे निकलेगा? कभी पॉसिबल है ब्लू निकलना? मतलब बॉक्स में हम रखे हैं 6 ठो रेड मार्बल, 8 ठो ग्रीन मार्बल, और उम्मीद कर रहे हैं ब्लू निकलेगा, कैसे मैजिक होगा भाई? तो N(e3) क्या हो जाएगा? 0। तो P3 क्या हो जाएगा? 14, मतलब कि 0।